जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और मैं मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे और सेकंड लीड में, सेकंड कवर स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में बेशतर सार्फिन ये कहते हैं कि हम एलपीजी सिलेंडर बुक कर लेते हैं, लेकिन ओटीपी भी आ जाता है, रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, बुकिंग नंबर भी मिल जाता है, लेकिन एलपीजी किसी को नहीं मिलता, रिफिल किसी को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास वाफिर मकदार में ज़खायर हैं। तो ये बीच का रास्ता कहां से आता है कि लोगों को एलपीजी नहीं मिलता? इसके बारे में सेकंड लीड स्टोरी हमारी जो है आज के प्रोग्राम में रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे कि सच्चा कौन है, आम लोग, हुकूमत, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनके बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि वो इन्हीं को ब्लैक मार्केटिंग में बेच देते हैं बड़े दामों पे। इस पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान की मशरिक वस्ता के हवाले से। मशरिक वस्ता में ताजा तरीन सूरत हाल जो बनी हुई है उसके बारे में आपको अपडेट देंगे और इस हवाले से आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि ईरान ने ताजा बमबारी कर दी है इसराइल के अंदर। ईरान ने ताजा बमबारी कर दी है इसराइल के अंदर और इसराइल के लोग अब इसराइल छोड़ के भाग रहे हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो है इंटरनेशनल मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, और ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि किस तरीके से इस वक्त जो है ईरान ने जो उस पर जाहिरियत की थी इसराइल और अमेरिका ने, और अपना दिफा करते हुए जो ईरान ने पलटकर वार कर दिया है और इस वक्त इसराइल के अंदर ताजा बमबारी कर दी है। उस हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ताजा इतलात के मुताबिक ईरानी मिसाइली हमलों ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। ताजा हमले में ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1000 के करीब इसराइली फौजियों समेत 6000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं इसराइल के अंदर, जबकि आज भी ईरानी मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद कई शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे और शहरों में खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई। जराये के मुताबिक ताजा हमलों के दौरान एक इसराइली फैक्ट्री में भी भयानक आतशगी भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के बादल छा गए और रेस्क्यू टीमें पूरी तौर पर वहां पर पहुंच गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि नुकसान का तखमीना लगाना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एक जगह पहुंचते हैं नुकसान देखने के लिए तो उसी अस्ना में 3 और जगह मिसाइल फट जाते हैं। ईरान से जो मिसाइल आते हैं वो कहां पे फट जाए इसराइल के अंदर, अब इसराइल खुद को भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई, इमारतों को नुकसान पहुंचा और वहीं पे बहुत सारे इसराइल के फौजी अड्डे जो हैं तबाह हो गए। इसराइली दिफाई निजाम एक बार फिर दबाव का शिकार नजर आया, क्योंकि वो किसी भी मिसाइल को जो है रोक नहीं पाया। हालांकि इसराइल ने दावा किया है कि कुछ मिसाइलों को वो रोकने में कामयाब हो गया। और आपको यह भी बता दूं कि बैक वक्त जब मुतअद्दिद हमलों का सूरत हाल होती हैं तो ये दिफाई निजाम को पेचीदा बनाता है। तजियाकारों के मुताबिक ये हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है और दुश्मन के खिलाफ मोर्चा अच्छी तरह खोल दिया है। अब वो इसराइल के अंदरूनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, यानी ईरान अब इसराइल के अंदर उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी को चैलेंज किया, बल्कि खित्ते में जंग के दायरे कार के मजीद फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल, हम जानते हैं जब इसराइल कमजोर पड़ जाता है तो फिर वो शहरों पे बमबारी करता है, जैसे कि गजा में वो अक्सर कहता है कि मुझे हमास के लीडर्स को मारना है, लेकिन एक लीडर के लिए वो 10,000 बच्चों को, 10,000 खवातीन पर बम बरसाता है और उन्हें शहीद कर देता है। और अब की बार ईरान ने जो आंख में आंख डालकर इसराइल के अंदर आग बरसा दी। अब खबर ये आ रही है कि अब इसराइल से वहां की आबादी लोग जो हैं भाग रहे हैं, इसराइल से भाग रहे हैं ये लोग डर के मारे। वो लोग जो कल तक गाजा में निहत्ते लोगों पर बम बरसाने पे खुशी मना रहे थे, वो लोग जो कल तक गाजा में निहत्ते खवातीन और बच्चों पर बम बरसाने में कामयाबी जता रहे थे, आज जब ईरान ने उन पर पलटवार कर दिया तो अब ये डर के मारे इसराइल को छोड़कर भाग रहे हैं।
यह खबर सामने आ रही है, यह खबर सामने आ रही है। जंग के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान इसराइल के अंदर खौफो हरास में इजाफा देखने में आ रहा है और इसराइल के लोग अब वही महसूस कर रहे हैं जो कल तक गाजा में निहत्थे लोग, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग महसूस करते थे। और इसराइल के हवाले से जो ताजा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं, इत्तलात के मुताबिक बड़ी तादाद में लोग इसराइल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुसलसल मिसाइल हमलों, सायरन की गूंज और गैर यकीनी सूरत के बायस शहरी खुद को गैर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल की आर्मी भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि इसराइल की आर्मी भी खुद बैंकरों में छुपी हुई है, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट्स और जमीनी रास्तों पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई इस्राएली शहरी आर्जी तौर पर यूरोप और दीगर महफूज ममालिक का रुख कर रहे हैं, जबकि कुछ अफराद अपने अहल खाना को पहले ही मुल्क से बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक यह रुझान इस बात की अक्कासी करता है कि जंग ने न सिर्फ अस्करी बल्कि समाजी सतह पर भी इसराइल को मुतासिर किया। यहाँ आम शहरियों का एतमाद कमजोर पड़ता जा रहा है उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम के जानिब से आवाम को पुरसुकून रहने की अपील की गई है, लेकिन लोग उस अपील को मानने के लिए तैयार नहीं। जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसका असर इसराइल की माइशत, सिक्योरिटी और अंदरूनी इस्तिकाम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अवाम का इनखिला किसी भी मुल्क के लिए खतरे की अलामत होता है। यह पेशरफ्त इस बात की निशानदी करती है कि जारी जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात बराह रास्त शहरी जिंदगी पर पड़ रहे हैं। और प्रोग्राम के इस मोड़ पर एक अहम सवाल उठाना चाहूंगा, एक अहम सवाल। ख्वातीन और हजरात, इस बात को समझ लीजिए, जो वेस्टर्न मीडिया आपको दिखाता है उसको भूल जाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग का मकसद क्या होता है। खास बात मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा आज के प्रोग्राम में, मुझे आप यह बताइए, अमेरिका, इसराइल दोनों ईरान पे हमला करते हैं, जारियत कर देते हैं और कहते हैं कि वहां लोग भी चाहते हैं कि वहां की हुकूमत तब्दील हो, लेकिन वहां के लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, और अमेरिका और इसराइल की जारियत के बावजूद भी ईरान छोड़कर नहीं जाते। लेकिन जाते कौन है? ये इसराइल से लोग जा रहे हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इसराइल में लोग चाहते हैं कि इसराइल के अंदर हुकूमत बदल जाए। अमेरिका के अंदर एहतिजाजी मुजाहरे होते हैं, लाखों लोग सड़कों पर आते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए। अब बताइए कहां पे लोग चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो? और वहीं पे एक अहम खबर सामने आ रही है, वहीं पे यह खबर सामने आ रही है कि ईरान ने यूएई में अमेरिकी राडार स्टेशनों और अमेरिकी अफवाज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज ने कहा है कि यह कार्रवाइयां रात भर सुबह सवेरे अंजाम दी गई, जिनमें मिसाइलों और जंगी ड्रोन्स का पता लगाने और इनका सुराग लगाने वाले राडार सिस्टमों के साथ साथ ऐसे मकामात पर भी तवज्जो मरकूज की गई जहां अमेरिकी अफवाज छुपे हुए हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि हमलों की इस लहर में फौज के तबाहकुन ड्रोन्स ने मुत्तहिद अरब इमारात में तैनात दहशतगर्द अमेरिकी फौज के ठिकानों को भी निशाना बना दिया। यानी अमेरिका की फौज दहशतगर्द है, यह डिक्लेयर किया है ईरान ने जो है इसराइल और अमेरिका की फौज को डिक्लेयर किया है दहशतगर्द तंजीम, और उनके लिए वो अब लिस्ट में टारगेट बन गई है। जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने वहां पे जाहिरात करने की कोशिश की और सोचा कि 2-3 घंटों में इसराइल और अमेरिका मिलकर जो है वहां पे रिजीम चेंज कर देंगे ईरान के अंदर, लेकिन अब खबरें सामने क्या आ रही है? खबरें सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर लोग सड़कों पर हैं और कहते हैं कि इसराइल में हुकूमत जो है रिजीम चेंज करनी होगी, और दूसरी तरफ अमेरिका में भी लाखों लोग सड़कों पे आते हैं, जंग के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं और कहते हैं कि ट्रंप जैसा सदर हमें नहीं चाहिए। यह असल में है इस वक्त की सूरत हाल। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, जो सूरत हाल बनी हुई है और इस हवाले से जब हम मंजरनामा अपने सामने रखते हैं, अमेरिका, इसराइल दोनों इस वक्त चाहते हैं जंगबंदी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ईरान उनकी टांग खींच रहा है, उनका कान भी खींच रहा है, और ऐसा लगता है कि अगर जंग ऐसी चलती रही अमेरिका को माशी बहरान से कोई नहीं बचा सकता। क्या तफसीलात है?
बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो वेस्ट एशिया जो टेंशन है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। जहां ट्रंप ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात जारी है, उस बीच हम देख रहे हैं कि ईरान अपने जवाबी हमले जारी रखे हुए है और ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से भी कई जो बड़े अटैक्स जो है वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दागे जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान में भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ईरान स्टैंड है और जो जवाबी हमले, जो रिटाइलिएशन ईरान की है वो काफी खतरनाक है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ईरान की जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात जारी है, मुआहिदा न हुआ तो आबनाए हरमूज न खुला तो बिजली, घर और तेल के जो कुएं हैं वो तबाह किए जाएंगे। इस तरीके की धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। बता दें आपको कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहिदे में ताखीर हुई और आबनाए हरमूज न खुला तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ईरान में तमाम जो बिजली घर है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल के कुएं और जो पानी साफ करने का जो मरकज है वो तबाह किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बता दें कि बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि वो ईरान में जो है जो जमीनी कार्रवाई के लिए बरतानवी फौजी भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं जो टेंशन है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो रही है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे और दूसरी ओर बातचीत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ताखीर हो रही है, टाइम लग रहा है। और जो 15 नुकाती जो एक प्रपोजल अमेरिका की जानिब से ईरान मुझे ये बताइए कि आलमी सतह पे इस बारे में क्या चर्चा चल रही है और माहिरीन का क्या कहना है कि जिस ईरान के बारे में अमेरिका और इसराइल ने सोचा था कि 2-3 घंटों में फतह हो जाएगा, आज उसी ईरान में तमाम आबादी अपनी फौज, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका में अपनी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इसराइल से आम लोग अब भाग रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 28 फरवरी को ये जंग जो है अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई थी, जिसमें हमने देखा था एक जॉइंट स्ट्राइक जो है अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अटैक्स किए गए, जिसमें हमने देखा कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और जो वहां की टॉप लीडरशिप थी वो उस एयर स्ट्राइक में जाम बहक हो गए थे। और उसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ये सोचा था कि 1-2 दिन में जो है ये मशरिकी वस्ता में हालात भी ठीक हो जाएंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि वो ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, वहां पे जो नया रहबर आला होगा वो डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हालात किस तरीके के रहे और इस वक्त तो यहां तक हम कह सकते हैं यहां तक अमेरिका की शिकस्त साफ साफ नजर आ रही है कि जो उसने सोचा था कि बस 24 घंटों में रिजीम चेंज कर दूंगा, तो यहां पे तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की शिकस्त साफ नजर आ रही है। रिजीम चेंज नहीं कर सके, बल्कि रिजीम के साथ वहां के आम लोग खड़े हैं और अपनी पासदारी इनकलाब के साथ भी आम लोग वहां पे खड़े हैं। यह अमेरिका के लिए पहली शिकस्त होनी चाहिए। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हमने देखा कि आज 1 महीने से ज्यादा वक्त जो है वो इस जंग को गुजरा हुआ है और ये वक्त जो है गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आए दिन हम देख रहे हैं कि जो ईरान की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं उनकी शिद्दत कितनी खतरनाक है और अमेरिका और इसराइल को कितना नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खलीज ममालिक में जी अमेरिका के फजाई अड्डे हैं जो उनके असासिस थे, उनको कितना नुकसान जो है वो ईरान ने पहुंचाया है। और अमेरिका को तसव्वुर ही नहीं था कि अब जो ईरान है वो इनको इतना जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरीके के जो अटैक्स जो है ईरान ने किए और कितना नुकसान जो है वो अमेरिका को इन खलीज ममालिक में उठाना पड़ा। या आप जानते हैं कि जिस तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का था थर्ड, उसको किस तरीके से नाकाम बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो ड्रोन अटैक्स ईरान की जानिब से दागे गए उनको जो है इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका की जानिब से जो बड़ी बड़ी रकम की जो मिसाइल्स थी वो उनको दागनी पड़ी, जिसमें हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जो पैसा था, एक बहुत बड़ी रकम जो है वो अमेरिका को इस जंग में लगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं कि 1 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल घुटनों पे आ गया है और चाहता है कि मुज़ाकरात करे। और एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी जो इस वक्त इसराइल को हो रही है वो
चाहता है कि अगर अमेरिका ने बातचीत की, मुज़ाकरात फाइनल किए तो मेरा क्या होगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ईरान की बात कर रही हो, हालांकि आपने देखा कि कोई भी मुल्क जो है वो सपोर्ट में नहीं आया ईरान के, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि एक सुपर कंट्री, जो सुपर पावर कंट्री थी अमेरिका, उसका इंपैक्ट कितना था और हर किसी के दिमाग में उसका कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था कि ये सुपर पावर है और पता नहीं है। फिलहाल खातिन हजरात, हम आपको बता रहे हैं कि जो ताज़ा इत्तलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक इसराइल से हजारों की तादाद में लोग इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। जरा के मुताबिक मुसलसल मिसाइल हमलों, सायरन की गूंज और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस इसराइल के शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। और यह भी बताया जाता है कि भूख की वजह से वहां पे कई लोगों की मौत भी हुई है, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट्स और जमीनी रास्तों पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है और लोग इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई इसराइली शहरी आरजी तौर पर यूरोप और दीगर महफूज ममालिक का रुख कर रहे हैं, जबकि कुछ अफराद अपने अहल खाना को पहले ही मुल्क से बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक यह रुझान इस बात की अक्कासी करता है कि जंग ने न सिर्फ अस्करी बल्कि समाजी सतह पर भी इसराइल को मुतासिर किया है। जहां आम शहरियों का एतमाद कमजोर होता जा रहा है इसराइली हुकूमत के तई, दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो आवाम को पुरसुकून रखने की अपील करें और मुल्क न छोड़ने की अपील करें। अब यह भी खबरें सामने आ रही है कि इसराइल की फौज इतनी डरी हुई है कि उन्होंने कई एग्जिट पॉइंट्स को मुल्क में बंद कर दिया है और वहां की आवाम को बोला है कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम पे हमले हो रहे हैं, हम अकेले नहीं मरेंगे, आपको भी हमारे साथ मरना होगा। अब देख लीजिए, एक तरफ इसराइल की फौज जो अपनी कौम को मजबूर कर रही है कि हमारे साथ रहो और हमसे पहले आपको मरना होगा, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ईरान की जो लोगों के लिए लड़ रही हैं, अपने मुल्क का दिफा कर रही हैं, अपने मुल्क की शान, सॉवरेनिटी और अपने मुल्क की इज्जत के लिए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग और उनकी जारियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं और उनके साथ ईरान के लोग खड़े हैं। और इस हवाले से आपको बता दूं कि बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया है कि यह हमारी जंग नहीं है। जी हां, बरतानवी यानी यूके के सदर ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को बता दिया कि यह तुम्हारी जंग है, यह हमारी जंग नहीं है और बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पर किसी भी किस्म का दबाव क्यों ना हो, बरतानिया अपने उसूलों पर कायम रहेगा और इस तनाज़ा में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करेगा। स्टार्मर ने वाज़ा किया है कि बरतानिया अपने शहरियों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूर करेगा और खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़ा भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बरतानिया जंग का हिस्सा बनेगा। अहम सवाल यह है, क्या दीगर ममालिक भी बरतानिया की तरह खुद को जंग से दूर रखेंगे? इससे पहले हमने देखा था कि अब ट्रंप जो है कटोरा लेकर कई ममालिक के पास गए थे कि आप आबनाए हरमुज को बहाल करने के लिए मेरा साथ दो। सबने ठेंगा दिखा दिया ट्रंप को और अब यूके जो कि एक अहम इत्तेहादी है अमेरिका का, उसने भी ठेंगा दिखा दिया, कहा हम इस जंग में शामिल होने वाले हैं नहीं। तो क्या अमेरिका इस वक्त जो है डिक्लाइनिंग पावर साफ नजर आ रहा है और जिस तरीके से जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ आंखों में आंखें डाल के ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को घुटनों पे ला दिया है और दुनिया को यह दिखा दिया कि देखो जी ये खोखला सुपर पावर किसकी बात कर रहे हो, क्या मैसेज पूरी दुनिया को मिली है। और जिस तरीके से आज यूके ने भी ठेंगा दिखाया है अमेरिका और इसराइल को कि हम इस जंग में आने वाले हैं नहीं, क्या पैगाम मिला है दुनिया को। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज जिस तरह से बरतानवी वजीर आजम स्टॉर्म ने कहा है कि बरतानवी फौज जो है ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैनात नहीं किए जाएंगे और हाल ही में जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नाटो के ममालिक थे, जो मेंबरान थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने वॉरशिप जो है वो अपना हरमूज भेजे, उनकी मदद करे अपना हरमूज में जो ऑयल रूट है उसको महफूज करने में। लेकिन सीधे तौर पर आप जानते हैं कि जो
मेजर कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, या जो दीगर ममालिक थे जो मेजर कंट्रीज थी, उन्होंने सीधे तौर पे उस मदद को मुस्तरद किया था और कहा था कि इस वॉर जोन में हम नहीं उतरेंगे। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा था कि एक जो पैराडाइम शिफ्ट हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने नाटो ममालिक को कहा था कि नाटो के फ्यूचर के लिए अब सही नहीं होगा, एक धमकी उन्होंने उनको दी थी। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, और जो वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये जंग जो है अमेरिका के लिए एक ह्यूमिलिएशन साबित हो रही है, और इस जंग ने जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज किया है। जो उनकी मिलिट्री जो पावर्स थी, जो उनका जो बड़ा जो दावा करते थे अपने सोशल मीडिया पे कि उनकी जो नेवी है वो दुनिया की सबसे बहुत बेहतरीन नेवल फोर्स है दुनिया में। और जिस तरह से हमने देखा कि एक महीने में जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो अपने पोस्ट किए, और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि उन्होंने ईरान को पूरी तरीके से खत्म किया है, उनकी आर्मी जो एक्सेसिबिलिटी, उनकी जो पूरी जो एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ उन्होंने बताया था कि एयरक्राफ्ट जो थे, वॉरशिप्स जो ईरान के थे, वो उन्होंने तबाह किए थे। और आज हम देख रहे हैं कि ये जंग कहीं ना कहीं सच में जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ह्यूमिलिएशन साबित हो रही है। और इस्राइल एक तरह से जो अपने इस वक्त सोलो अटैक्स जो है वो इस वक्त ईरान पे कर रहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि एक दूसरे ममालिक से कि वो इसमें सालिसी करे ताकि ये जंग रुक जाए। और हम देख रहे हैं कि आए रोज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत है, मुज़ाकरात है, वो जारी है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ईरान की नई जो क़यादत है उसके साथ मुज़ाकरात जारी है, मुआहिदा ना हुआ तो बिल्कुल आप रफी मेरे साथ बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे रफी। लेकिन पहले खास अपडेट्स अपने नाज़रीन को देंगे। लाखों लोग जो हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। ख़वातीन और हज़रात, 17 फौजी अमरीकी अड्डे ईरान ने तबाह कर दिए, और अब अमरीकी फौजी उन अड्डों को छोड़कर जा चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में है, ओमान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है। और मैं आपको बता दूं कि ये अब जो अमरीकी फौजी हैं उन्हें जब लगा कि हमारे अड्डों को तबाह कर लिया गया, अब वो छुपने के लिए मकामी होटलों में गए हैं, मकामी रिहायशी इलाकों में छुपने के लिए गए हैं। लेकिन इस हवाले से ईरान ने एक वाज़ह पैगाम दिया है। ईरान ने कहा है कि दुश्मन कहीं भी छुपे, दुश्मन किसी भी होटल में छुपे, दुश्मन किसी भी शहरी आबादी में छुपे, ईरान को पता है दुश्मन कहां पे है, और दुश्मन को चुन चुनकर मार दिया जाएगा। किसी दुश्मन को माफ नहीं किया जाएगा। उन दुश्मनों को माफ नहीं किया जाएगा जिन्होंने तेहरान के अंदर एक स्कूल के ऊपर बम गिरा दिया और 170 से ज्यादा मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया। ईरान उन्हें छोड़ने वाला है नहीं। और इस हवाले से ईरान ने मगरबी एशिया के ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका को अपने इलाकों में फौजी अड्डे इस्तेमाल करने से रोके, ईरान के फौजियों को छुपने की जगह ना दे, ईरानी फौजियों को कोई भी ऐसी जगह ना दे जहां पे वो ईरान के खिलाफ साजिशें करते हैं। ईरान ने दावा किया है कि ये फौजी अड्डे मौजूदा बहरान की जड़ हैं और इन्हें तेहरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत ने खबरदार किया है, ईरानी हुकूमत ने खबरदार किया है कि ऐसी कार्रवाइयां जारियत में मुलविस होने के मुतरादिफ हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरान के खिलाफ फौजी जारियत के लिए अमेरिका और सहनी हुकूमत की जानिब से अपनी सरजमीन और तंसीबात के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए इलाकाई ममालिक की पूरी जरूरत पर जोर दिया। तर्जुमान ने यह भी खबरदार किया कि अगर इन तंसीबात को ईरान पर हमलों में इस्तेमाल किया गया तो अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ा रहे कि यूएई जैसे कुछ खलीजी ममालिक ने अपने तवन्नाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ईरान के हमलों की मजम्मत करते हुए इस जंग में अमेरिका की मजबूत हिमायत का इशारा दिया है। रफी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं जो ओमान में भी हैं, इराक में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं, खलीजी ममालिक में, वो अड्डे इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ईरान के ऊपर बमबारी हो, ईरान के आम शहरियों को शहीद किया जाए। और इसी असना में हमने ये देखा कि किस तरीके से अमेरिका और इस्राइल ने एक साथ बम गिरा देते हैं एक स्कूल के ऊपर जहां पे 172 के करीब तुलबा शहीद हो जाते हैं। अब ईरान ने वाज़ा तौर पे कहा है कि हमें पता है दुश्मन कहां कहां पे हैं,
कहां कहां पे दुश्मन के फौजी अड्डे हैं और कहां कहां पे जो हमने अड्डे तबाह कर दिए हैं, अब हमारा दुश्मन कहां पे छुपा हुआ है, यानी अमेरिकी फौजें। इस हवाले से अब उन्होंने पड़ोसी ममालिक से, खलीजी ममालिक से यह कहा है कि हमारे दुश्मन को ना तो आप पनाह दो, ना उसे छुपने की जगह दो, और ना ही हमारे दुश्मन के लिए आप अपनी सरजमीन उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दो। और मुझे लगता है कि उसका हक है ईरान का कि वो कहे अपने आसपास पड़ोसियों से कि मेरे खिलाफ आप अपनी सरजमीन मेरे दुश्मन को ना दो। और यह भी कहा है कि अगर आपने उनको अड्डे बनाने की इजाजत दी जहां से हम पर मिसाइल फायर किए जाते हैं, जहां से इनके जहाज उड़ते हैं और ईरान पे बमबारी करते हैं, क्या दुनिया समझती है कि ईरान के पास यह हक है कि अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क ईरान के दुश्मन को अपनी जमीन दे जहाज उड़ाने के लिए, ईरान के खिलाफ मिसाइल फायर करने के लिए, क्या दुनिया समझती है कि ईरान को यह हक है कि उन फौजी अड्डों पर हमला करे? और उस हमले को तस्वीर किया जाना चाहिए कि यह अमेरिका के खिलाफ है, ना कि पड़ोसी मुल्क के खिलाफ। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि इसराइल और अमेरिका जो एक जॉइंट जो अटैक्स जो है वो ईरान पे कर रहे हैं। और खास तौर पे हम देख रहे हैं जब ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, वही दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि जो खलीज ममालिक में वाक़िया जो अमेरिका के फजाई अड्डे हैं, वहां से जो है कई जो मिसाइल्स के साथ साथ जो वहां पे वॉर जो शिप्स भी है, या खास तौर पे आपको बता दें कि जो उनके लड़ाका तैयारे जो इन खलीज ममालिक में जो वाक़िया जो फजाई अड्डे हैं वहां से निकलते हैं, और काफी ज्यादा नुकसान जो है उनकी वजह से ईरान में हुआ है। और उसी टाइम पे जिस तरह से जो जवाबी हमले ईरान कर रहा है, खास तौर पे हमने देखा है कि जब जंग शुरू हुई थी और उसके बाद ही जब ईरान ने रिटाइलेशन शुरू की थी, तो बता दें आपको कि जो फजाई अड्डे अमेरिका के थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन जो है वो उन अड्डों पे दागे गए जहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और बता दें आपको कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 के करीब जो अमेरिकी फौजी इन खलीज ममालिक में वाक़िया जो फजाई अड्डे थे वहां पे ये तैनात थे। और जब ये अटैक्स हुए उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि आज इन अड्डों में कोई भी फौजी जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो सिविलियन इलाकों में गए हैं, होटल्स में पनाह लिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ईरान की जानिब से खलीज ममालिक को कहा गया था कि वो अमेरिका को कहे कि वो अपने फजाई अड्डे वहां पे बंद करे, या अगर वो उनको इजाजत देते हैं तो वो ऐसे अटैक्स देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी मुल्क पे कहीं से भी हमला होता है तो उस मुल्क को हक है कि वो अपना दिफा करे। और वो दिफा अपना इसी चीज से तो करता है कि जहां से उन पे अटैक होते हैं वो वहां पे अपने जो जवाबी अटैक से वो करते हैं, जहां पे हमने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी फौजी थे, जो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था पूरी दुनिया में कि अमेरिका एक, लेकिन एक अहम सवाल यह है रफी कि जो आसपास के ममालिक हैं ईरान के, जब वो अमेरिकी फौज को ये इजाजत दे देते हैं कि आप यहां से जहाज उड़ाओ और ईरान पे बमबारी कर दो, आप हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करो और यहां से एक मिसाइल दाग दो ताकि जो ईरान में मासूम बच्चे हैं, निहत्ते खवातीन हैं, उन पे आप मिसाइल दाग दो, उन पे आप बमबारी कर दो। जब वो इसकी इजाजत देते हैं तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो उनको बताए, अमेरिकी फौज को, अमेरिका को बताए कि यहां पे आपके फौजी अड्डे हैं, ठीक है, लेकिन आप इन अड्डों को ईरान के खिलाफ, ईरान पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या वो ऐसा नहीं कह सकते? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो ममालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि खामोशी के साथ वो अमेरिका की तायीद कर रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं कि हां जी आप ईरान पे बमबारी कर दो। और अगर ईरान अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने शहरियों की माल और जान की हिफाजत करने के लिए उन अड्डों पे जो है जवाबी कार्रवाई करता है, तो इसको ऐसे क्यों देखा जाता है कि जैसे उसने अपने पड़ोसी पे हमला कर दिया? मुदस्सिर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि डे 1 से ही जब से ईरान ने रिटाइलेशन शुरू की है और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि
अमेरिका और इसराइल की जानिब से उनके जो सिविलियन इलाके हैं, खासतौर पे आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, वहां पे जो एलिमेंट्री गर्ल्स एजुकेशन हमने देखा, उस इंस्टीट्यूशन पे जो एयर स्ट्राइक की गई जिसमें तकरीबन 172 से जायद जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी वो उसमें जाम बहक हुई। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि कितने सिविलियन जो है वो ईरान में जाम बहक हुए हैं। और पिछले एक महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की जो खबरें हैं वो ईरान से सामने आ रही हो। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं जो खलीज ममालिक में वाक़या अमेरिका के जो फजाई अड्डे हैं और लगातार जो अटैक्स है वो उन खलीज ममालिक में जो वाक़या फजाई अड्डे थे वहां से किए जा रहे हैं। और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हर मुल्क को जो है अपना दिफा करने का हक है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान इस वक्त अपना जो दिफा है वो कर रहा है, जो जवाबी हमले वो कर रहे हैं, उनकी शिद्दत कितनी खतरनाक है। और सीधे तौर पे उन्होंने इन गल्फ कंट्रीज को वार्न किया था कि वो इन अमेरिकी अड्डों को वहां पे बंद करे, अमेरिका को कहे कि वो वहां से वैकेट करे, अपने फजाई अड्डे बंद करे, या अगर वो उनको इजाजत देते हैं तो वो इन अटैक्स को देखे। और आपको बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमीरात की वजारत दिफा ने 24 घंटों के दौरान 11 मिसाइल और 27 ड्रोन्स रोकने का दावा किया है। वजारत के मुताबिक बता दें आपको कि जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 1941 ड्रोन्स और 440 मिसाइल से निपट चुकी है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मजीद बताया है कि अब तक हुए हमलों में तकरीबन 178 अफराद जख्मी और 8 हलाक हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि ईरान ने कहा था कि वो किसी भी गल्फ कंट्री में सिविलियन इलाकों पे अटैक नहीं कर रही है, बल्कि जो अमेरिका के बेसिस वहां पे हैं, जो यूएस बेसिस वहां पे बनी हुए वहां पे अटैक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन बेसिस से जो है कई मिसाइल्स और जो उनके लड़ाका तैयारे थे वो वहां से निकलते थे। और जो ईरान में मौजूद जो अहम तनसीबात थी, खासतौर पे आपको बता दें कि जो सिविलियन इलाके थे उनको वहां पे निशाना बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि असल में ये वो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के जिनको निशाना बनाया जाता है। आप मेरे साथ बने रहेंगे रफी। और मैं आपको बता दूं खवातीन और हजरात, कहीं ना कहीं ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो यूएई है वो कहीं ना कहीं बिलवास्ता तौर पर अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ। और ईरान जो है, ईरान ने पहले ही वादा किया है यूएई के लिए कि आप अपनी सरजमीन, अपने अड्डे जो हैं अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। और अगर ईरान के खिलाफ आपने अपनी सरजमीन, अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने दिए इसराइल को, अमेरिका को, तो यह समझा जाएगा कि आप उनके साथ खड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि असल में अगर आप देखें कि जब ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, इसके आसपास के पड़ोसी अगर दुश्मन का साथ दें, चाहे उन्हें अपनी ज़मीन दें, अपने फौजी अड्डे दें या कोई और लॉजिस्टिक सपोर्ट करे, तो उससे ईरान का नुकसान तो होगा ही। लेकिन ईरान ने इसीलिए कहा कि जो दुश्मन के साथ खड़ा है उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। लेकिन अब अहम बात सामने आ रही है, अहम बात यह सामने आ रही है कि क्या यूएई इस जंग में इसराइल और अमेरिका के साथ अभी तक पर्दे के पीछे खड़ा है, और अगर वो पर्दे से आगे आ गया और ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया तो क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के मारूफ माहिर इक्तिसादियात जेफरी सैक्स ने मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए खुले अल्फाज में उसे खबरदार किया है। यानी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर यूएई इस जंग में कूदता है तो दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहर तबाही का शिकार हो सकते हैं। जाफरी का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात एक मजे का खेज उलझन में फंस चुका है, जहां वो अमेरिका और इसराइल के साथ सबबंदी करके अपनी सलामती को खुद खतरे में डाल रहा है। उनके मुताबिक दुबई और अबू धाबी जैसे शहर फौजी किले नहीं बल्कि सयाहती और माशी मराकिज हैं, जहां सरमायाकारी, तिजारत और तफरी का निजाम कायम है, न कि जंगी दिफा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर जंग की आग इन शहरों तक पहुंचती है तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर चंद लम्हों में मलबे के ढेर में तब्दील हो सकता है। यानी जिस तरक्की और चमक दमक पर बरसों मेहनत की गई वो एक फैसले से राख में बदल सकता है।
जाफरी ने खलीजी ममालिक के अमेरिका के साथ दिफाई इत्तेहाद को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसे तबाही की दावत करार दिया। उनके मुताबिक ये ममालिक एक खतरनाक गलतफहमी का शिकार हैं कि अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूदगी इन्हें हर खतरे से बचा लेगी, जबकि जमीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। उन्होंने साबिक अमेरिकी पॉलिसी साज के इस मुतनाज़ा कौल का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन इसका दोस्त होना जानलेवा भी हो सकता है, और यही सूरत हाल आज खलीजी ममालिक के सामने खड़ी है। दूसरी जानिब ईरान पहले ही वाज़ा कर चुका है कि अगर इसके खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन या फौजी अड्डे इस्तेमाल होते तो इसे बराह रास्त जंग में शामिल समझा जाएगा और ऐसे ममालिक को सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया, खासकर मुस्लिम ममालिक जो हैं, और मुस्लिम ममालिक की बात छोड़ दीजिए और वहां की हुकूमतों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम ममालिक में जो आम लोग रहते हैं, हुकूमतों को छोड़ दीजिए, हुकूमतें अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती हैं। जो आम लोग हैं वो अक्सर ये बात सोचते हैं कि मुस्लिम ममालिक एक साथ मुत्तहिद क्यों नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि यूएई पर्दे के पीछे अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान जानता है इस बात को। अहम बात यह है कि असल में अगर आप मुस्लिम ममालिक की आबादी को देखें तो उनमें मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, लेकिन जो वहां की हुकूमतें हैं उनमें इख्तिलाफ है। उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, उन्हें अपनी बादशाहत बचानी है, उन्हें बड़े बड़े महल चाहिए, उन्हें बड़ा बड़ा पैसा चाहिए, उन्हें जिंदगी में आराम चाहिए। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें आपस में एक साथ कभी खड़ी नहीं होती, लेकिन जब आप आम लोगों की बात करेंगे तो आम लोग आपको इन ममालिक में खड़े आएंगे। इतना ही नहीं, आज पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें, अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं लोग। अमेरिका के लोगों को जंग नहीं चाहिए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं लोग, लाखों लोग, उन्हें जंग नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि कई ममालिक में जी इज्जत शहरियों ने अपना एहतिजाज दर्ज किया और कहा कि हमें अमेरिका और ईरान की तरफ से जो जंग थोपी गई है ईरान के ऊपर, यह मंजूर नहीं। और दुनिया भर में इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि आप कहते हैं ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, पहले इसराइल से उसका एटम बम छीनो। आप कहते हैं कि ईरान एटम बम बनाने के नजदीक है, पहले आप देख लीजिए कि इसराइल के पास कौन से हथियार हैं और इसराइल ने कौन से हथियार गाजा के छोटे बच्चों के खिलाफ, निहत्ते खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किए। दुनिया आज पूछती है कि आप पहले यह देख लीजिए कि किस तरीके से इसराइल ने गाजा के अंदर जिनोसाइड किया, उसकी बात क्यों नहीं हो रही। कई ममालिक मिलकर इसराइल पे हमला क्यों नहीं करते, यह बात कहते हुए कि इसके पास एटम बम है या बना सकता है। आज दुनिया के ममालिक एक साथ मिलकर इसराइल पे हमला क्यों नहीं करते कि आपने गाजा में लाखों निहत्ते बच्चों को, मासूम बच्चों को, उन पर बम बरसाए, उनके लिए खाना पीना बंद कर दिया, उनके लिए आपने आसमान से मिसाइल दागे, निहत्ते खवातीन को आपने शहीद किया गाजा के अंदर। कई ममालिक एक साथ मिलकर खड़े क्यों नहीं होते और इसराइल के ऊपर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आग क्यों नहीं बरसाते। ये दोहरे मियार क्यों हैं, ये दोहरे मियार क्यों हैं इस दुनिया में। और मैं आपको ख्वातीन और हजरात बता दूं, जो आप सुनते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के कवानीन, इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कई पॉलिटिकल फिलोसोफर साफ तौर पे कहते हैं। आप सॉल्वेंट को पढ़ लीजिए, रोसो को पढ़ लीजिए, प्लेटो को पढ़ लीजिए, आप एरिस्टोटल को आप पढ़ लीजिए, जॉन लॉक को आप पढ़ लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनको पढ़ लीजिए। वो खुद भी मानते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह का कानून कोई कानून है ही नहीं, सिर्फ किताबों का कानून है। और दुनिया में कानून असल में क्या है, जिसके पास ताकत वो सबसे खतरनाक, उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलवाता है दुनिया के कुछ मुल्कों से, आज ईरान ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कौन सा सुपर पावर, जो एक स्कूल में मासूम बच्चों पर बम बरसाता है वो सुपर पावर, जो इसराइल का साथ देता है ताकि वो गाजा में जिनोसाइड करे वो सुपर पावर। और इस सुपर पावर के 17 फौजी अड्डे ईरान ने अकेले तबाह कर दिए। इस सुपर पावर के डिफेंस सिस्टम 7
थर्ड सिस्टम ईरान ने अकेले तबाह कर दिए। इस सुपर पावर के जंगी जहाज F-38, F-35, F-16, F-25 20 के करीब ईरान ने अकेले गिरा दिए। और ईरान पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है। और मैं आपको ख्वातीन और हज़रात बताऊं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बना था, जिसमें अमेरिका ने कहा कि वही होगा जो मैं कहूंगा, उस सबसे पहले 1980 में ईरान ने उसे चैलेंज किया। कहा क्यों माने आपकी बात, क्यों माने आपकी बात? हम एक आजाद रियासत है, हम एक आजाद हुकूमत हैं, जिस तरीके से चाहेंगे अपने मुल्क को चलाएंगे। और आज वही ईरान एक बार फिर इस नाम नेहाद सुपर पावर को फिर से चैलेंज कर रहा है और दुनिया के सामने दिखा दिया उसने, सुपर पावर एक खोखला नारा है। आपके पास हिम्मत हो, आपके पास जुर्रत हो और आप फिर सस्ते हथियारों से भी दुश्मन के अरबों डॉलर का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं। आज अमेरिका चाहता है सीज फायर हो, ईरान नहीं मान रहा। और इस्राइल को पता चल गया कि उसने गलत मुल्क से पंगा लिया है। उसको पता चल गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब मेरे अंदर, इस्राइल के अंदर आते हैं मिसाइल और फट जाते हैं। आज इस्राइल के लोग इस्राइल छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले 15 दिनों से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। आज वो नेतन्याहू के खिलाफ खुद एहतिजाज कर रहे हैं। और इस्राइल और अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूकी पामाली खवातीन की हो रही है। एपस्टीन फाइल उठाकर देख लीजिए, छोटे बच्चियों के साथ क्या किया। और इसीलिए सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टर्स आते हैं, आजकल वो ये नहीं लिखते इस्राइल रिजीम या अमेरिका रिजीम, आज वो लिखते हैं एपस्टाइन रिजीम। एपस्टाइन रिजीम का नाम दिया है अमेरिका और इस्राइल को। वो लोग जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, वो दुनिया को बताएंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। 99.99% एजुकेटेड वुमेन है ईरान के अंदर। ईरान की खवातीन साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फौज में भी हैं, मिसाइल बनाना भी जानते हैं और लोगों का इलाज करना भी जानते हैं। और इस्राइल के अंदर खवातीन को बात करने की इजाजत नहीं, खवातीन को ठीक से खाना नहीं मिलता, उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, उन्हें साइंटिस्ट बनने से रोक दिया जाता है। और अमेरिका, जिसकी आधे से ज्यादा आबादी के पास घर नहीं, आप डाटा देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, उसमें कितने लोगों के पास खुद के घर नहीं। और आपको याद होगा, ओबामा भी एक सदर रहे हैं अमेरिका के, उसने फिर एक पॉलिसी बनाई थी कि अमेरिका में जितने भी ये लाखों लोग बेघर हैं, जो कि अमेरिका के शहरी हैं, उन्हें घर मिले। एक पॉलिसी बनाई थी और उन्हें लोन दिया गया था। लोगों ने लोन लिया और घर नहीं खरीदे, उस पैसे को खर्च किया और बैंक का कर्जा भी वो वापस नहीं कर पाए। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, लोगों के पास खुद घर नहीं, लोगों के पास खुद खाने पीने के लिए पैसे नहीं। और इस्राइल के कहने पर वो इस जंग में कूद पड़ा। अब दुनिया से भीख मांग रहा है कि इस जंग से मुझे निकालो, भीख मांग रहा है दुनिया को। लेकिन इस ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा, शोहदा का बदला लिया जाएगा। जो मासूम बच्चों को स्कूल के अंदर बम गिरा के शहीद किया गया, उनका बदला लिया जाएगा। क्योंकि ईरान की कौम का यह पैगाम है दुनिया के लिए कि हम अपने शोहदा को भूलने वाले हैं नहीं। उनका दो टोक पैगाम है अमेरिका और इस्राइल के लिए कि जंग अगर आप रोकना चाहते हो, जो जंग में हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना होगा। अब बताओ कौन सा मुल्क आज की तारीख में अमेरिका और इस्राइल को कहेगा कि हम जंग तब रोकेंगे जब आप जंग में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को देंगे। आज कौन सा मुल्क अमेरिका की आंख में आंखें डालकर बोलता है उसे कि मैंने तुम्हारे 17 के 17 फौजी अड्डे तबाह कर दिए। आज कौन सा मुल्क वो है दुनिया की तारीख में जिसने अमेरिका के 20 के करीब लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए? कौन मुल्क है जिसने अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को मिसाइल दाग कर उड़ा दिया? और अब कहा जाता है कि नुकसान इतना है कि 1 साल में ठीक हो जाएगा वो। आज कौन सा मुल्क है आज की तारीख में जिसने अमेरिका के 7 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया? ईरान।
ईरान। यह है आज की हकीकत। और ख्वातीनो हजरात, वहीं पे आपको यह बताऊं कि अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फौज वो खलीज ममालिक भेजे। उसकी दूसरी वजह यह बताई जाती है कि असल में अमेरिका के जितने भी फौजी वहां पे थे उनकी डेड बॉडीज ईरान ने वापस भेज दी। और अब अमेरिका को पता है कि मेरे फौजी तो वहां जो बचे हुए हैं वो होटल में छुपे हुए हैं, वो होटल में छुपे हुए हैं। और इसी असना में ये खबर जो है सामने आ रही है, ये खबर सामने आ रही है कि मशरिक वुस्ता में अमेरिकी फौजी मौजूदगी में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जहां एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक खित्ते में तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। और अमेरिका जिसको लगता था कि मेरे 17 के 17 फौजी अड्डे खलीजी ममालिक में जो हैं ईरान के लिए काफी हैं, अब अमेरिका इतना परेशान कि 50,000 और फौज भेजनी पड़ती हैं उसे, और दुनिया को बताने से डर रहा है कि मेरे कितने फौजी अभी खलीजी ममालिक में ईरान ने मार दी है। अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से बताया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी आबनाए हरमुज को खोलने के तरीकेकार पर गौर कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ट्रंप जो है सिर्फ गौर कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं नहीं खोलूंगा, जाओ जी जिनको यह रास्ता चाहिए वो खोलें। कभी कहते हैं नेटो को कि मेरी मदद करो। कभी चाइना और रशिया से भी अपील करते हैं कि आ जाओ जी आबनाए हरमुज को खोलने में मेरी मदद करो। अभी उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। फंस गया यहां पे ट्रंप, फंस गया अमेरिका। और अमेरिका की जो इस बार ईरान ने मिलिटरी नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका की मिलिट्री पावर को चैलेंज करके अमेरिका की मिलिट्री पावर की रेपुटेशन डाउन कर दी है ईरान ने। यह अब खुली हकीकत है, खुली हकीकत है दुनिया के सामने कि किस तरीके से ईरान ने अकेले ही इस नाम नहाद सुपर पावर को घुटनों पे ला दिया और इसकी मिलिट्री पावर को चैलेंज किया, इसके तैयारे गिराए। इसके 17 के 17 खलीजी ममालिक ने अमेरिकी फौजी अड्डू को तबाह दिया, यहां तक कि अमेरिकी फौज मकामी होटलों में छुपने के लिए तैयार हो गई, मजबूर हो गई वो वहां पे छुपने के लिए। और इस हवाले से आपको बताऊं, ईरान ने वादा किया है कि इसका सफीर बैरूत में अपने फराइज जारी रखेगा। हालांकि लिबनान की हुकूमत ने इन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। लिबनानी वजारत खारजा ने ईरानी सफीर मोहम्मद रजा को नापसंदीदा शख्स करार देते हुए 19 मार्च तक मुल्क छोड़ने की हिदायत दी थी। ताहम ईरान ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि इसका सफीर बैरूत में ही मौजूद रहेगा और अपना काम जारी रखेगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। रफी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी ट्रंप कहते हैं कि बातचीत हो रही है, कभी कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए मान गया, कभी कहते हैं कि जो हमारे बेशतर शराइत हैं ईरान उनके लिए मान गया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के वजारत खारजा अब्बास अराक्ची, उनका कहना है कि कोई बातचीत हम मानने के लिए तैयार है नहीं, कोई शर्त शुरूत नहीं मानेंगे, जो हमारी शर्त शुरूत हैं वो सुन लो। ईरान कह रहा है जो हमारी शर्त शुरूत हैं वो सुन लो। अमेरिका इसराइल जंग का मुआवजा दे, अमेरिका और इसराइल लिख के दे कि आइंदा हम जारियत नहीं करेंगे, और ऐसी शर्तें रख रहा है कि अमेरिका भी खुद सोच रहा होगा कि क्या ईरान सुपर पावर है या लोग अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। यह सूरत हाल किस बात की अक्कासी करता है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं, उनमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब जो एक्सपर्ट्स भी है वो खुद कह रहे हैं कि हमें पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक तरह से वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वो उनसे जो रिक्वेस्ट है वो कर रहे हैं, और जो 15 नुकाती वाला जो प्रपोजल उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू उनके
पास पेश किया था और उससे सीधे तौर पे जो है ईरान ने मुस्तरद किया था। और आज जो खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि सीधे तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की क़यादत से मुज़ाकरात जारी है, मुआहिदा न हुआ तो आपने खरमूस न खुला तो बिजली, घर और तेल के कुएं तबाह कर दिए जाएंगे। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में है उनको तबाह किया जाएगा। और कल ही जो है उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि अगले 10 दिन तक वो कोई भी अटैक जो है वो ईरान पे नहीं करेंगे, जहां पे उनके जो पावर प्लांट से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और इससे साफ होता है कि किस तरीके से वो पोस्ट करते हैं और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि एक तरह से ईरान अकेला मुल्क जो है वो लड़ रहा है और दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके साथ जो है वो लड़कर इस वक्त एक नंबर पे आ गया है। सुपर पावर कंट्री होने के बावजूद अमेरिका कहीं ना कहीं आज बेबस नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि हमें सेकंड लीड के बारे में भी आज बात करनी है। रफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अहम खबर भी जो है आज उस पर बात करनी है, जो कि हमारी आज सेकंड कवर स्टोरी है, उस पर आप बात करेंगे। खातिन और हजरात, अब बात करते हैं सेकंड लीड स्टोरी की आज के प्रोग्राम में मुदस्सिर याकूब के साथ। खातिन और हजरात, एक अहम बात आपको कहना चाहूंगा। पिछले दिनों हमने देखा कि यहां पे लोग गैस को लेकर बड़े पेचीदा हुए थे, काफी संजीदा हुए थे और काफी परेशान भी हुए थे। लेकिन कई बार हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने खुद भी और दीगर वज़रा ने खुद भी ये बयानबाजी जो है सामने रखी कि यहां पर एलपीजी गैस की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ बात करेंगे और यह सवाल सीधा है, सादा है, लेकिन जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा। कश्मीर में एलपीजी बहरान, हकीकत क्या है? एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कोई किल्लत नहीं, दूसरी तरफ आवाम चीख रही है गैस नहीं। तो सच कौन बोल रहा है, हुकूमत या आवाम? खातिन और हजरात, श्रीनगर से लेकर वादी के कोने कोने तक लोग कतारों में खड़े हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। होम डिलीवरी तकरीबन खत्म, बुकिंग हो रही है लेकिन डिलीवरी गायब है। यह क्या हो रहा है? अगर वाकई सप्लाई नॉर्मल है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? अगर ड्राई आउट नहीं तो एजेंसियां खाली क्यों अपने आप को पेश कर रही हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो आवाम परेशान क्यों है? हुकूमत कहती है कि यह पैनिक बुकिंग है। और मैं पूछता हूं, क्या पूरी वादी में एक साथ घबरा गई? क्या हर शहरी अचानक जखीरा अंदोज बन गया? यह दलील हजम नहीं होती। अब सच की तरफ आते हैं। मकामी डीलर्स खुद मान रहे हैं कि सप्लाई मुतासिर है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां पे बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो लोगों को कहते हैं गैस है नहीं। बताओ जी, अब कौन सच बोल रहा है, हुकूमत या गैस डीलर? और अगर हुकूमत ने बताया गैस है, अगर हुकूमत ने बताया पैनिक बुकिंग मत करो, तो बताओ क्या आज चाडोरा में, बताओ क्या आज श्रीनगर के डाउनटाउन में, बताओ जी आज पांपोर में लोगों को गैस मिला? उन लोगों को जिन्होंने 10 दिन पहले बुकिंग की, उन लोगों को जिन्हें 24 घंटे में सिलेंडर मिलना चाहिए, उन्हें अब बुकिंग के बाद भी डीलर के पास क्यों जाना पड़ता है? और अहम बात, अगर हुकूमत सच बोल रही है कि गैस की कोई कमी नहीं, अगर मुतलका हुकाम सच बोल रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं, तो फिर डीलर सार्फिन को क्यों बता रहे हैं कि अभी आप रुकिए? क्यों बोल रहे हैं कि अभी आप रुकिए? क्या ब्लैक मार्केट में इसी गैस को भेजा जाता है? सार्फिन ने एएनएन न्यूज को बताया कि हम बुकिंग करते हैं, ओटीपी भी आ जाता है, उसके बाद बुकिंग रेफरेंस नंबर भी आ जाता है, लेकिन गैस नहीं आती, डिलीवरी नहीं होती। तो बताओ सच कौन बोल रहा है? क्या एलपीजी की किल्लत है? अगर है तो बताइए, लोगों को सब्र से काम ले। अगर नहीं है तो लोगों को साफ साफ बताइए कि फिर ये एलपीजी सिलेंडर कहां रखे हुए हैं। क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सार्फिन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं खातिन और हजरात, एएनएन न्यूज को आज कई फोन कॉल्स मौसूल हुई। कई सार्फिन परेशान थे, कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे घर में
फंक्शन होने वाला है। किसी के घर में एंगेजमेंट का फंक्शन, किसी के घर में शादी का फंक्शन, किसी के घर में कोई और समाजी फंक्शन, लेकिन गैस नहीं। कहते हैं कि हमने बुक किया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी गए और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि गैस नहीं है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में बता रहा हूं कि कल भी अगर यही सूरत हाल रही, मैं कल इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम लूंगा, उनकी वीडियोस भी टीवी पे चलाऊंगा और साथ ही मैं मुतलका हुक्काम को इस लाइव प्रोग्राम में बात कराऊंगा ताकि वो लोगों को बताए कि इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या होना चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि गैस खत्म हो गई और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनकी जगह जेल में है, समाज में नहीं। जो लोगों को जखीरा अंदोजी के जरिए पैनिक क्रिएट करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग की बाजार गर्म करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। खातिन और हजरात, बात यह है कि अगर गैस है, एलपीजी है, रिफिल्स हैं, तो कहां है? लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? झूठ कौन बोल रहा है, हुकूमत या ये डिस्ट्रीब्यूटर्स? कश्मीर में एलपीजी बहरान, हुकूमती दावे और अवामी हकीकत में वाज़ा तुजाद। कश्मीर में एलपीजी सिलेंडरों की फराहमी एक बार फिर संगीन मसला बनती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ हुकूमत मुसलसल यह दावा कर रही है कि वादी में गैस की कोई किल्लत नहीं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन का कहना है कि गैस एजेंसियों की जानिब से रिफिल सिलेंडर बर वक्त फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। कई इलाकों में लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं, जबकि होम डिलीवरी का निजाम तकरीबन मुअत्तल हो चुका है। मुतासरीन के मुताबिक पहले गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है, जहां कई घंटे इंतजार के बावजूद भी सिलेंडर दस्तयाब नहीं होता। कुछ सार्फिन का कहना है कि बुकिंग के बावजूद कई दिनों तक सिलेंडर फराहम नहीं किया जाता, जबकि एजेंसियों की जानिब से कोई वाज़ा जवाब भी नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब हुकूमत और तेल की कंपनियों का मौक़िफ़ है कि इससे उनका यह कहना है, जैसे कि हमने हालिया दिनों देखा था कि वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुल्क भर में एलपीजी की कोई कमी नहीं और सप्लाई का निज़ाम मामूल के मुताबिक चल रहा है। हुक्काम का कहना है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की सूरत हाल नहीं और मुनासिब मिकदार में गैस दस्तयाब है। हुकूमत का यह भी दावा है कि हालिया बहरान दरअसल पैनिक बुकिंग और गैर जरूरी जखीरा अंदोजी का नतीजा है, जिसकी वजह से आर्जी दबाव पैदा हुआ। लेकिन जमीनी सतह पर मौजूद सूरत हाल इन दावों की नफी कर रही है। मकामी डीलर्स और एजेंसी मालिकान भी एतराफ करते हैं सार्फिन के सामने कि सप्लाई में रुकावटें मौजूद हैं। खासतौर पर श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां पे कई इलाकों में हमने देखा कि सार्फिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं, कतारों में खड़े हैं और कहते हैं कि हमने 5-6 दिन पहले बुकिंग की, अभी तक हमें हमारा रिफिल सिलेंडर नहीं मिला। अब सवाल यह है कि अगर गैस मौजूद है, सवाल यह है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गैस की किल्लत नहीं, तो क्या हो रहा है? गैस कहां है फिर? किसको बेचते हैं ये? जो सरकार इन्हें सप्लाई चेन मुतासिर नहीं हुई सरकार कहती है, वाफिर जखीरा मौजूद है सरकार कहती है, लोगों को पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं सरकार कहती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर सार्फिन को क्यों कहते हैं कि गैस नहीं? अगर डिस्ट्रीब्यूटर झूठ बोलता है, आपने कहा था, सरकार की तरफ से यह बयान आया था कि हमने मॉनिटरिंग टीम्स फील्ड में रखी हैं, बताओ जी मॉनिटरिंग टीम ने क्या अपडेट्स हुकूमत को दी है? क्या अपडेट्स दिया हुकूमत को? और यह बताइए कि मॉनिटरिंग टीम ने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ा इसलिए क्योंकि वो सार्फिन को गैस नहीं देते, रिफिल नहीं देते? कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई? और आम सार्फिन जो सड़क पे डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पे, डिस्ट्रीब्यूटर के यूनिट पे घंटों कतार में खड़ा रहता है, उसके लिए इंसाफ कब होगा? कब होगा उसके खिलाफ, उसके साथ इंसाफ? खातिन हजरात, मैं आपको बताऊं, आप हमारा ऑफिशियल नंबर जानते हैं
मैं आपको कहता हूं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, एक छोटी सी वीडियो बनाइए, डीलर के पास जाइए, आप एक छोटी सी वीडियो बनाइए, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात भी कीजिए और पूछिए उससे कि आपका सिलेंडर क्यों नहीं आया, और वो वीडियो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। और एएनएन न्यूज का वादा है, एएनएन न्यूज का वादा है, इतना ही नहीं कि हम उसको टीवी पे चलाएंगे बल्कि मुतलका हुक्काम से जवाब भी मांगेंगे। मुतलका हुक्काम से पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है, मुतलका हुक्काम से पूछेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर सच बोल रहा है, इसके पास गैस नहीं, अगर नहीं है तो कब इसके पास गैस आएगी, और अगर है और झूठ बोल रहा है तो बताओ जी इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं बल्कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस रद्द करके 2 घंटों में दूसरे को लाइसेंस मिलनी चाहिए, या मेकशिफ्ट बुनियादों पर वहां पे दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए ताकि सार्फिन मजीद सफर ना कर सके। खातिन हजरात, एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल। हमारा वादा है आपके मसाइल उठाते रहेंगे। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको गैस नहीं देता, रिफिल नहीं देता, तो आप उसकी छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और साथ ही में आपका जो बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है उसे एएनएन न्यूज के साथ शेयर करेंगे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे। हम कल के प्रोग्राम में उसको जरूर चलाएंगे अगर वाकई में ऐसा हो रहा है जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आगे आप देखेंगे खबरनामा और साथ ही में दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथी के साथ आप देखेंगे खास बहस, जिसमें बात करेंगे कि यहां कश्मीर में एलपीजी की किल्लत वाकई में है या नहीं। उसमें कई मेहमान हमारे साथ रहेंगे और मुतल्लिका हुक्काम से भी बात होगी। फिलहाल दुआएं आपके हक में क्या पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल है। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज।